अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। और इस 64th बीपीएससी क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन का ये फोर्थ और लास्ट पार्ट है। यानी आज हम क्वेश्चन नंबर 113 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 से। और कहा जा रहा है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अगर मैं इसी सवाल को इंग्लिश में पढ़ दूं तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और ऑप्शन दिया गया है सीट, माइका, कॉपर, जिप्सम और आयरन ओर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूछना, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो आपको पहले इस चीज को देखना है कि यहाँ पर रिजर्व पूछ रहा है या प्रोडक्शन पूछ रहा है। क्योंकि आप फैक्ट्स को समझना चाहेंगे तो आप देखेंगे कई बार प्रोडक्शन के लिए अलग कंट्री होती है जो लीड करती है और रिजर्वायर में कोई दूसरी कंट्री होती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसमें से किस में भारत लीड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है माइका। इसका बहुत सारा यूज है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में। जैसा कि आप जानते हैं इसको एक इंसुलेटर के तौर पर यूज किया जाता है आयरन वगैरह में, इमर्सन रड तो नहीं, बाकी सोल्डरिंग आयरन वगैरह में बहुत जगहों पर इसका यूज किया जाता है। ओके, और माइका जो है ये एक शाइनी सिलिकेट मिनरल है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है। इस तरीके से लेयर बाय लेयर इस तरीके से इसके लगे होते हैं। और अभी अगर कह लें कि इंडिया में कौन सा स्टेट इसमें लीडिंग प्रोड्यूसर है, तो आंध्रा जो है लीड कर रहा है। एक जमाने में झारखंड और बिहार का रीजन इसमें लीडर हुआ करते थे। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 114 पर चलते हैं। और कहा जा रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। और ऑप्शंस दिए गए हैं 1911 में, 1912 में, 1936 में या सन 2000 में। अब ये एक बहुत आसान सवाल है। अगर आप जरा भी बीपीएससी का प्रिपरेशन किए हैं, यहीं से तो शुरुआत होती है बिहार की, मॉडर्न बिहार की। ओके, तो देखते हैं हम कि 22 मार्च 1912 वो दिन था जब बंगाल के प्रांत से बिहार को अलग किया गया। और 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब इस सवाल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो सन 2000 है इसमें बिहार से टूट के झारखंड अलग हो जाता है। मतलब आपसे पूछ लिया गया साफ तौर पर स्टेटहुड कि बिहार एक स्टेट के रूप में कब गठित हुआ। क्या सही जवाब इसका आप बताएंगे? ऑप्शन बी, यानी कि सन 1912। क्वेश्चन नंबर 115 पर आते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? इंग्लिश थोड़ा इसका ज्यादा अच्छा लगेगा और आपको आसान भी लगेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली ओल्डर इन एज रिलेटिवली। तो इसको हमने बहुत अच्छे से जियोग्राफी के मॉड्यूल्स में कवर करा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब हम बिहार को देखते हैं तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि ये बिहार का स्ट्रक्चर है, यहाँ से गंगा रिवर गुजर रही है, तो ये जो रीजन है आप देखते हैं कि ये हिमालय के फुट हिल्स हो गए, ये टर्शियरी फेज में डेवलप हुए। ये जो मैदानी भाग है क्वाटरनरी फेज में डेवलप होता है। यहाँ पर आपको अरावली का रीजन नजर आता है, सॉरी यहाँ ये विंध्य का रीजन नजर आता है, यानी कैमूर और रोहतास के डिस्ट्रिक्ट में। बाकी आप यहाँ पर बहुत सारे पठारों को देखते हैं। राजमहल हिल्स का ये भागलपुर वाला क्षेत्र है, बांका वाला क्षेत्र है। ओके, और जो खड़गपुर है जो मुंगेर के क्षेत्र में है, यहाँ पर इस जगह पर, तो ये जो खड़गपुर के हिल्स हैं ये जियोलॉजिकली ओल्डर हैं। अगर हम बाकी के डिवीजन से तुलना करें तो इसके ऊपर हमने विशेष डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियां। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 आपसे पूछता है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। अब
ये बात कह दिया गया कि अब आप समझिए, अगर हो सकता है कि कोई नया डिस्ट्रिक्ट बन जाए, तो ऐसे चीजों को दूर करने के लिए साफ-साफ यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है ईयर या महीना। चलिए अब यहाँ पर आपको बता देना है कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में टच करता है। अब ऐसे सवाल को आप अगर अपने से डील करें तो आप समझते हैं कि आपके इमेजिनेशन बहुत अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा-सा लिस्ट देख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैप का सहारा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पटना डिस्ट्रिक्ट नजर आ रहा है। मैं जरा कलर यहाँ पर पेन का चेंज कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर दिख सके। ओके, ये पटना डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ देखिए इससे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट टच है, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ। अरवल टच है तो इसके लिए 2 हो गया। जहानाबाद टच है, इसके लिए 3। नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी टच कर रहा है तो 4 हो गया। अब देखिए पटना जो है सारण से भी टच है यहाँ पे तो 5। वैशाली से टच है तो 6 हो गया। यहाँ देखिए ये समस्तीपुर को भी टच कर रहा है तो 7। बेगूसराय को टच कर रहा है तो बेगूसराय के लिए 8। और ये पटना डिस्ट्रिक्ट जो है लखीसराय को भी टच कर रहा है तो 9। लेकिन ये शेखपुरा के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। यानी टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन सी। अब एक बार में अगर आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लेना चाहें तो काफी आसानी से ले सकते हैं, बता सकते हैं कि उत्तर से सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, पश्चिम से देखें तो भोजपुर, दक्षिण से जहानाबाद। ओके, और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हाँ ये अरवल का जो क्षेत्र है यहीं पर बता दीजिए। आगे चल के लखीसराय, नालंदा का जो हिस्सा है और बेगूसराय, ये सब टच होते हैं। टोटल 9 जिले। क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पर बात की गई है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस तरीके के मिट्टी से आच्छादित है। ये माउंटेनस सॉइल है यानी पहाड़ी मिट्टी है, या एलुवियल सॉइल है यानी कि कछारी माटी है, या रेगोर यानी कि ब्लैक सॉइल है, या तराई मिट्टी है। अब जियोग्राफी में इन चीजों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है और ये इतना आसान टॉपिक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिहार का जो मेजोरिटी है वो एलुवियल सॉइल से घिरा हुआ है। पहाड़ी मिट्टी, तराई मिट्टी काफी कम है और उनको कह सकते हैं कि नगण्य है एलुवियल के तुलना में। और अगर हम सही ढंग से समझें तो हमारे पास बिहार में जो एलुवियल सॉइल है वो 2 टाइप का है। एक कहलाता है न्यू एलुवियम, एक कहलाता है ओल्ड एलुवियम। दोनों में डिफरेंस आप समझते हैं, खादर, बांगर, इन चीजों को। यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता सॉरी न्यूनतम साक्षरता दर 2011 के जनगणना के दृष्टि से बताना है। देखिए यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, ये किसी और रिपोर्ट के हिसाब से पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वे का सहारा लिया जा रहा है। और अगर सर्वे के हिसाब से देखें तो बॉटम टू टॉप अगर हम राज्यों को अरेंज कर दें तो यहाँ पर सबसे ऊपर बिहार आएगा। यानी कि लीस्ट लिटरेट स्टेट हुआ करता था बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से। बाकी जो अभी रिसेंट सर्वेज हो रहे हैं उससे पता चलता है कि बिहार अब नीचे से अगर देखें तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। और लिस्ट एडुकेटेड या लिटरेट अगर हम स्टेट की बात करें तो आगे के लिए आंध्रा कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी नीचे से फर्स्ट कर गया बिहार। अब बिहार की लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए कि हम कहेंगे कि ये अप्रोक्स 61% है। और यहाँ पर पुरुष साक्षरता दर करीब 71%, महिला साक्षरता दर करीब 51%। इस तरीके से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 119 कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। यानी इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो जूट प्रोड्यूस करते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि जूट प्रोडक्शन के हिसाब से बिहार का क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। और इसका करेक्ट आंसर है कि बिहार का जो रैंक है वो सेकेंड है। यानी सबसे अधिक अगर कोई राज्य है जो प्रोड्यूस करता है जूट तो वो है वेस्ट बंगाल। यानी गैंगेटिक डेल्टा जो है दुनिया का 80% जूट प्रोड्यूस करता है। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश जो कि पहले कभी एक ही लैंड मास हुआ करते थे, एक देश होते थे, वो प्रोड्यूस करते हैं 80%। इसमें भी अगर इंडिया की बात करें तो मेजोरिटी जो है वो वेस्ट बंगाल से आता है। और छोटे राज्यों में मतलब वेस्ट बंगाल के बाद बिहार है, असम है और उड़ीसा है। लेकिन सेकेंड रैंक जो है वो बिहार का है। अब
ओडिशा है, असम, वेस्ट, यहाँ आंध्रा में भी थोड़ा बहुत होता है। अगर बात करें कि किन किन देशों में जूट जो है उत्पाद इसका उत्पादन किया जाता है, तो इंडिया, बांग्लादेश और चाइना, यही 3 देश हैं जूट के लिए। क्वेश्चन नंबर 120 कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं, यानी विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैज पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार। यानी अब बिहार के जियोग्राफी को समझते हैं, बिहार के लोकेशन को समझते हैं। अब इसके आधार पर आप बताइए कि क्या यहाँ ऑयल रिफाइनरी के पोटेंशियल्स हैं, क्या इनकी प्रत्याशाएं हैं, संभावनाएं हैं, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज अच्छा थ्राइव करेंगी, या सैंड माइनिंग इंडस्ट्री, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब इस क्वेश्चन को आप जब बहुत अच्छे से समझेंगे तो देखेंगे कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ इनॉर्मस पोटेंशियल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, क्योंकि यहाँ पर 89% पॉपुलेशन अभी भी गांव में रहती है और यहाँ पर मेनली 50 प्लस जो पॉपुलेशन है 50% प्लस वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर अनेक तरीके के पोटेंशियल्स हैं, गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। ये पहली बार ग्रीन बजट पास किया गया, एग्रीकल्चर कृषि मैप, रोड मैप आप जानते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, खेत जल जीवन हरियाली मिशन की आप बात कर सकते हैं, और भी बहुत तरीके की स्कीम्स हैं जैसे एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की। और जो अभी जो कि हमारे राज्य में एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई 7 निश्चय पार्ट 2, वहां पर तो इलेबोरेट वे में बताया गया है कि किस तरीके से प्रमोट करना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, तो ये आप समझ ही सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 पर आ जाते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकते हैं या दे सकता है, यानी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग, किसको लिख के रिजाइनेशन देंगे, प्रेसिडेंट को या प्रधानमंत्री को या लॉ मिनिस्टर को या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को या इनमें से किसी को नहीं या एक से अधिक को। आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। आर्टिकल 124 जो है हमारे संविधान का, उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, उनके ही हिसाब से इनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। और इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 124 का जो क्लॉज 2 है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जज जो है सुप्रीम कोर्ट के अपना रिजाइनेशन जो है वो प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं। तो 121 का सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 यहां पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन, यानी कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आर्टिकल 340 से इत्तेफाक रखता है, जहां पर ये बात हो गई कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के हिसाब से द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज सेटअप। ये आर्टिकल याद कर लीजिए। और यहाँ पर 29 जनवरी 1953 की बात है। यहाँ पर जो केलकर साहब हैं, इनको काका केलकर कहते हैं, यही चेयरपर्सन बने थे पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन के। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत सारे लोग इस ऑफिस को बियर करते हैं। चलिए, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 123 पर चलते हैं और बात हो रही है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि जो चेयरमैन होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। मेरे हिसाब से ये एक साधारण और आसान क्वेश्चन है और इसका जवाब डायरेक्टली बहुत सारे लोग बता पाएंगे कि हाँ, ये डायरेक्टली गवर्नर जो है वही अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो इस पोस्ट से उस व्यक्ति को हटा नहीं सकते हैं। तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 जो है हमारे संविधान के, यहाँ पर अच्छे से इलाबोरेट वे में बताया गया है प्रोविजंस रिगार्डिंग कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, यानी कि अगर मैं बात करूं कि किस तरीके की संरचना होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया और इससे जुड़े अन्य जो भी मामले हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और जो अन्य सदस्य होते हैं उनको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 124 लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की आयु कम से कम मतलब कितनी होनी चाहिए या उस उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में कोई दम है क्या?
नहीं ना। आप जानते हैं इसके लिए उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 साल। अगर कोई व्यक्ति 25 साल से कम उम्र का है तो वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। ओके, तो करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ये आप बात समझ रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि बातें कहाँ की गई हैं और ये कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, टोटल कैपेसिटी कितनी है। इस तरीके का इंफॉर्मेशन गैदर करते रहिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। ये शायद बीपीएससी आसान क्वेश्चंस पॉलिटी में पूछ देता है कि अगर आप कहीं परेशान हो गए हैं, हताश निराश हो गए हैं, तो यहां पर उस चीज का आप डैमेज कंट्रोल कर लीजिए। तो गवर्नर को आप जब देखते हैं तो आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 162 तक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर बात की गई है किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का। और कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 35 साल या इससे अधिक उम्र का है और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं बियर करता है, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। तो 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पॉलिटी में इन चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से डील कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 126, और यहां पर बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अंग्रेजी में इस बात को बोल दें, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल केसेस। यहां कहना चाहिए था शेड्यूल कास्ट होना चाहिए था इन लोकसभा में। और यहाँ आर्टिकल 330, 331, 332, 333 का हवाला दिया गया है और ऑप्शन ई जो है इससे अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दिया गया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 330 जो है वहीं पर ये बातें की गई हैं। आर्टिकल 330 जो है हमारे संविधान का, यहाँ पर बात कर दिया गया है कि कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहने चाहिए लोकसभा में फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, जो नंबर है सीट का वो कैसे तय किया जाता है? ये पॉपुलेशन बेसिस पर देखा जाता है राज्यों के लिए। ओके, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि टोटल कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में, तो ये आप जान सकते हैं। तो 84 यानी कि 84 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, जबकि 47 सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं लोकसभा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 127, राष्ट्रपति जी से डायरेक्ट सवाल पूछ दिया गया है, द प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है, या क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट का मेंबर होता है? तीसरा ऑप्शन पूछा गया है कि इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड सिट्स इन द पार्लियामेंट, कि राष्ट्रपति जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर तो होते हैं और पार्लियामेंट में ही बैठते हैं। चौथा ऑप्शन है कैन वोट इन द पार्लियामेंट, कि क्या राष्ट्रपति पार्लियामेंट के वोटिंग में हिस्सा लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारा पार्लियामेंट है उसके तीन पार्ट हैं। एक पार्ट को कहते हैं लोकसभा, एक को कहते हैं राज्यसभा, और तीसरे को कहते हैं प्रेसिडेंट। और ये जो प्रेसिडेंट हैं इनके ऑफिस को राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जो कि पार्लियामेंट से अटैच्ड ऑफिस नहीं है। ओके, और प्रेसिडेंट जो हैं ये पार्लियामेंट में वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेते हैं। तो ये पार्ट है, ये बात तो तय है, लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। और ये ऑफिस जो है इनकी पार्लियामेंट में नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पर मतलब ये बोला गया है कि बैठते हैं पार्लियामेंट में, तो ये बात गलत है क्योंकि वो अटैच्ड ऑफिस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन बी। 127 का सही जवाब ऑप्शन बी। इसमें किसी भी तरीके का संकोच अगर है तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं वापिस से। क्वेश्चन नंबर 128, जहां पर यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आर्टिकल 33, 40, 48, 50 या इनमें से कोई नहीं।
तो पंचायत की जब बात आती है तो आपके मन में गांधी जी के विचार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज खुद ब खुद आ जाते हैं, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। और वहां पर आर्टिकल 40 जो है ना, उसमें मोटे मोटे शब्दों में कहा गया है, वो निर्देश देता है सरकार को कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें वे अधिकार प्रदान करें कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में सक्षम कार्य कर सकें। ओके। आर्टिकल 33 क्या है? वो पार्लियामेंट को इंपावर करता है कि वो रजिस्टर कर सके, एब्रोगेट कर सके फंडामेंटल राइट्स को आर्म फोर्स मेंबर्स के लिए। आर्टिकल 48 जो है वो ऑर्गेनाइज करने की बात करता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को, जबकि आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है स्टेट के लिए कि वो सेपरेट करे जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से पब्लिक सर्विस में किसी भी राज्य के लिए। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम आ जाते हैं सवाल 129 नंबर पर कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो जब हमने वीडियो की शुरुआत करी थी तभी बात हुई थी कि सन 2000 में झारखंड जो है 15 नवंबर को अलग स्टेटहुड को प्राप्त कर लेता है। और ये 15 नवंबर जो दिन है बड़ा ही खास है, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा या भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है। तो 129 और इसका सही जवाब जो हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं। अब ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि करीब 46% जो बिहार का एरिया है वो कट के झारखंड बना था। क्वेश्चन नंबर 130 पर चलते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकरिया कमीशन विच वाज empowered टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशन सबमिटेड इन द रिपोर्ट। अब इस सरकरिया कमीशन से सवाल पूछ लिया गया था कि सरकरिया कमीशन का स्थापना कब हुआ था और उन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था। अगर आप एनसीईआरटी के बुक को सही ढंग से पढ़ते हैं तो इन चीजों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर बात सही तौर पर समझें तो सेटअप तो 1983 में किया गया था और उन्होंने इस रिपोर्ट को 1988 में टेक्निकली सौंपा है। ओके, जनवरी 1988 में। तो आपको लगेगा कि इसके हिसाब से ऑप्शन ई हो जाना चाहिए, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर 1988 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। लेकिन बीपीएससी इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लिया था। क्वेश्चन नंबर 131 वापिस आर्टिकल से सवाल है कि इसमें से कौन सा वो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, उसका फॉर्मेशन किया जाता है। क्या इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 280। आप समझ गए होंगे कि जो भी क्वेश्चंस बीपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं क्वालिटी के, वो काफी इजी हैं। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की बात चल रही है और 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया कि 41% प्लस 1% यानी टोटल 42% सेंटर जो है वो राज्यों को टोटल पैसे का शेयर जो है अपना दे दे। लेकिन यहाँ पहले जो 42 था उसको बाइफरकेट करके 41 प्लस 1 कर दिया गया है। क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो स्टेट के जगह यूनियन टेरिटरी बन गया। तो अब जो राज्यों का यहाँ पैसा था ना वो यहाँ पर 1% कम करके यहाँ पर 2 यूटी को बढ़ा दिया गया है। यही चेंजेस किए गए हैं। शायद आप इस बात को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 132 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कि भारत के जो महान न्यायवादी हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये एक आसान सवाल है। मैं बार बार पॉलिटी के क्वेश्चंस में इस बात को दोहरा रहा हूं और शायद मैं दोहराने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं क्योंकि ये आसान सवाल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होता क्या है कि जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव शुरू करते हैं पढ़ना, वहां पर सबसे पहले आप देखते हैं प्रेसिडेंट को और एक पूरी सूची खुल जाती है प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेते हुए ये किनको अपॉइंट करते हैं, उसमें ये सारे नाम आते हैं और ये काफी आसान होता है आपको याद रखना। एक बार में ये याद कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 133 कि ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रहा एग्रीकल्चर के लिए और अलाइड सेक्टर के लिए, ये लक्ष्य क्या रखा गया था आपसे पूछा गया है। 3%, 3.5%, 4% या 4.5% या इनमें से कोई नहीं।
और ये जो टारगेट है ये था 4% अचीव करने का। ये क्वेश्चन हो सकता है आप ना जानते हो उस समय के लिए, लेकिन एक आइडिया तो लग गया कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 134, सरकार की नीति जो है मेक इन इंडिया का उद्देश्य। तो देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, आज आपके लिए आसान हो गया, लेकिन जब ये करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है बहुत लोग इसमें उलझ गए होंगे। जैसे आज के लिए सवाल आत्मनिर्भर भारत वगैरह जो है उस तरीके का सवाल हो गया। सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें से एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्लोच को हटाना इसका काम था, रेड टेपिज्म को खत्म करना, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, प्रोडक्टिव कंपटीशन लाना, इन चीजों को प्रमोट कर रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 135, बात की गई है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा एक इनिशिएटिव नहीं है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, या इनमें से कोई नहीं? अब इस सवाल को अच्छे से आप देखिए तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। चारों ही सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से कि नन ऑफ द अबव जो है वो एक तरीके से कह लें कि अवरुद्ध है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई। यानी यूपीएससी सॉरी बीपीएससी जो सवाल पूछता है उसमें ऑप्शन ई का भी एक तवज्जो है। बहुत सारे सवाल 10 से 12 सवाल ऑप्शन ई वाले कई बार पूछ लिए गए हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ऑप्शन ई होगा क्या, लेकिन नहीं, आंसर बहुतों का ही होता है। आप इस तरीके से एनालाइज कर भी रहे होंगे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 136, पूरा पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोगों को नगरीय सुविधाओं को प्रदान करने का जो एक प्रारूप है, ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर एपीजे कलाम के द्वारा, या मनमोहन सिंह के द्वारा, या लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा, या राजीव गांधी जी के द्वारा? अब सोच के आपको सही जवाब देना है, और इसका करेक्ट आंसर है कि एपीजे कलाम साहब जो हैं, यानी कि हमारे पहले साइंटिस्ट प्रेसिडेंट और एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हमारे देश के डॉक्टर कलाम साहब का ये आइडिया था कि इस तरीके से अर्बन एम्यूनिटीज जो हैं वो प्रदान की जाए रूरल एरिया में। 136 का सही जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर आपसे पूछा गया है। तो अब ये सारे फिगर्स तो याद रहते ही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इसमें सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए। आप एकदम लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, करीब 65% जो है 65.5% यही महिला के साक्षरता का दर है इंडिया के लिए, और इसको लगाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जनगणना से सवाल बैक टू बैक पूछे जाते हैं बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज एन इफेक्टिव टूल फॉर पॉवर्टी एलिवेशन? और यहाँ पर 4 अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती और वेंकैया नायडू। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। सोचिए, फिर से एक बार विचार करिए और फिर सही जवाब दीजिए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मोहम्मद यूनुस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस देश के नोबेल प्राइज विजेता हैं? तो मोहम्मद यूनुस हैं, इनका इत्तेफाक बांग्लादेश से है, और इस तरीके का मॉडल 1976 में बांग्लादेश में अपनाया गया था। काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा है। माइक्रो फाइनेंस वगैरह के जो आज की बातें हो रही हैं उस तरीके का आइडिया जो है वहां पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 139, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन तो आज के हिसाब से आप देखेंगे उस समय जो भी गवर्नर रहे होंगे, आंसर बताने की भी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? यानी इसमें से कौन सा आप एक मैकेनिज्म अपनाएंगे जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए? इफिशिएंट इरिगेशन, क्वालिटी सीड्स, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, या यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स? समझ पा रहे हैं
आप बिल्कुल गांव का खेत ना देखे हो, खेत को असली में ना देखे हो, टीवी फिल्म सिनेमा में ना देखे हो, फिर भी आप बताएंगे कि ये सारा मैकेनिज्म अपनाएंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चारों के चारों सेटिस्फाई कर रहे हैं आंसर को, तो ऑप्शन ई हो गया, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 141, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, यानी कि जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में गारंटी एक्ट लाई गई कि आपको 100 दिन का जो रोजगार है उसको पक्का किया जाएगा, उसमें मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बातों बातों में जवाब भी दे ही चुके हैं, अब सोचना है आपको थोड़ा विशेष तौर पर। ओके, क्या होगा, ऑप्शंस देख रहे हैं कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना, या माइक्रो इरिगेशन के लिए है, या वाटर मैनेजमेंट के लिए, या इनहेंस करना है रूरल इनकम को। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 141 का, ऑप्शन ई। यानी कि ये तो एक मेन मकसद हो ही गया, लेकिन इन चीजों को ही पूरा किया जाता है। जैसे लोगों को नौकरी दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र का इनकम बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर अब नल, सड़कें, गलियां बनती हैं, तो ये सारे काम भी कहीं ना कहीं होते रहते हैं, गांव के एसेट तैयार होते हैं, परिसंपत्तियां भी निर्माण होती हैं। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनियन बजट 2017-18। यहां पर ट्रांसफॉर्म इंडिया, क्लीन इंडिया, एडुकेट इंडिया, एनर्जाइज इंडिया, सोचना है आपको, और अब इसका आप जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप सोचिए, ये आज के संदर्भ में इसका जवाब आपके लिए जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी के हिसाब से, उस समय के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। अब आप अभी के बजट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इससे ये सीख मिलती है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, यानी जो लेट 60s 20th सेंचुरी का था, यानी 1960 से 1970 के बीच का जो दौर था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, तो यहां पर उसमें कौन सा एक सुटेबल आंसर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान से यहाँ ऑप्शंस को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या सब्जियों के लिए था या अनाजों के लिए। देखेंगे कि सबसे ज्यादा लाभान्वित तो इसे व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है। दूसरा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, क्या गहन कृषि जिला कार्यक्रम के रूप में चलाया गया, नहीं, पूरे प्रोविंस के लिए था ये। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था, यानी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, या सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर अगर आप मतलब हल्के में इस क्वेश्चन को लेंगे तो गलत कर बैठेंगे, आप बोलेंगे कि सब सही लग रहा है हमको और ऑप्शन ई कर देंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो देखेंगे कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज किए गए, यहाँ पर फर्टिलाइजर को यूज किया गया, और जम के कृषि का कार्य, इरिगेशन का फोकस था, मतलब कि यहाँ पर जम के कहें कि सिंचाई की गई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन डी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ, और यही वाटर टेक्नोलॉजी जो है, इसके तहत इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो बाद में पहुंचा दिया गया राजस्थान के क्षेत्र में भी। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है। अब आज के हिसाब से आपको जवाब देना है, सोचना है, और इसका करेक्ट आंसर बताइए। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर अमिताभ कांत इस क्वेश्चन का था। क्वेश्चन नंबर 145, वापिस से सेंसस पर चले जाते हैं, और कहा जा रहा है कि इन राज्यों में किस राज्य का पॉपुलेशन डेंसिटी सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। क्या होगा आंसर, बिहार। ऑब्वियसली बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, और बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो वो है 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और ओवरऑल इंडिया के लिए ये फिगर क्या है, तो ये है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 146, वापिस से ये सेंसस का क्वेश्चन, देख रहे हैं कितना सवाल आ रहा है, और बिहार राज्य का सेक्स रेशियो पूछा गया था। क्या है बिहार राज्य का सेक्स रेशियो,
तो ये है 918, बिना किसी कंफ्यूजन के। यहाँ बाकी ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 147, और यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण यानी पहली बार किस वित्तीय वर्ष में प्रकाशित किया गया था? बिहार इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? ईयर है 2006-07, और 2019-20 का जो संस्करण था वो 14th था इस एडिशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, ये जो क्वेश्चन था कि इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल से जून 2018 विच सेक्टर हैज अटैच्ड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो, लेकिन इस क्वेश्चन को ही बीपीएससी डिलीट कर दिया। इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर सिर फोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। कुछ क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, ये फेट की बात है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में, इस तरीके की मानवीय भूल होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, यहाँ कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? 65%, 67%, 68% और 70%। देखिए ये बात काफी क्लोज की हो गई। यहाँ पर एग्जैक्ट आपको फिगर पता होना चाहिए। और बिहार में आप देखते हैं कि करीब 74% वर्कफोर्स जो है वो एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ई। ठीक है। और आज का और 64वीं बीपीएससी का आखिरी सवाल कि बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। आज भी आपसे पूछा जा सकता है। प्री कोविड, पोस्ट कोविड, डेवलपमेंट रेट, ग्रोथ रेट, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 6.3, 7.3, 8.3, 9.3% था, लेकिन उस साल जो ग्रोथ रेट वो 10.2% था, और एबीसीडी में से कोई नहीं था। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन ई, यानी नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आप देख पाए कि यहाँ पर सेंसस से क्वेश्चन हो गया, सर्वे से सवाल, बजट से सवाल, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फैक्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं। और इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। नन ऑफ द एबव जो है ऑप्शन ई भी बहुत सवाल का जवाब है। आपको एक आइडिया लेना है इस तरीके से कि हाँ चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं तो उससे हम क्या सीख पा रहे हैं, किन किन सेक्टर्स को टच कर रहा है बीपीएससी, किस तरीके के फिगर्स पूछ रहा है, सब कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। और मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखा हूं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो यहाँ से भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। ओके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में या मेरे पढ़ाने में आपको कोई डाउट नहीं रहता होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट है, कोई दुविधा है, तो बेहिचक आप doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।